बच्चों, आज हम लोग बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। देखो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है, सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, और इसके अलावा बच्चों इसमें जो भी लाइक एनाटॉमी है, इंटरनल पार्ट है, रूट का, स्टेम का, लीव्स का, ये हम लोग ने कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट अब इसमें आता है सेकेंडरी ग्रोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। बच्चों क्या होता है कि जब तक प्लांट की लेंथ बढ़ती जाती है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी टिश्यूज बन रहा है, हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, राइट। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से मेरिस्टेम है, ऑब्वियसली यार मेरिस्टेम कौन सा होगा, इसमें एपिकल मेरिस्टेम होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, या प्राइमरी मेरिस्टेम डायरेक्टली बोल देते हो, ये सारे हैं, ठीक। और उसमें बन गए कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बट जब प्लांट की गर्थ इंक्रीज होने लगती है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और ये गर्थ इंक्रीज होती है, दिस इज कॉल्ड बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। तो सेकेंडरी ग्रोथ की स्टार्टिंग एक्चुअली इनिशिएशन कहाँ से हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है जिम्नोस्पर्म। देखो जब भी हम लोग इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब एल्गी था तो एल्गी में कभी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जब वो ब्रायोफाइट बना तो बच्चों इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हो गया। जब टेरिडोफाइट बना तो वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो गए। जिम्नोस्पर्म बना तो उसमें सीड्स भी आ गए, नेकेड सीडेड प्लांट थे, प्लस सेकेंडरी ग्रोथ वो प्रेजेंट थी। और जब बच्चों एंजियोस्पर्म बना तो इसमें जो सीड्स थे वो फ्रूट से कवर्ड थे। इसके अलावा ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ डबल फर्टिलाइजेशन भी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट हुआ, राइट। तो बच्चों जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ की स्टार्टिंग हुई, और जिम्नोस्पर्म में ही सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म भी बताना है कि जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट वुडी ट्रीज है वहां पर। और एंजियोस्पर्म में क्या है बच्चों, जितने डाइकॉट्स हैं, चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो, डाइकॉट लीफ हो, इन सब में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, राइट। तो इन दिस वे वी कैन से दैट सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एज वेल एज इन डाइकॉट एंजियोस्पर्म, बिकॉज देयर monocot plants are also present, and due to the absence of cambium, secondary growth is completely absent in monocots, whether they may be root or stem, right। अब इसमें बच्चों हम लोग ये एक चीज देखते हैं कि कुछ एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कुछ मोनोकॉट्स में प्रेजेंट है। तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जिन मोनोकॉट्स में बच्चों प्रेजेंट है, जैसे ड्रेसिना, यूका, पाम्स हो सकते हैं, कोकोनट की बात करते हो आप, उसमें इन सब में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। बट एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रही है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आपको नहीं पढ़ना है, राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों। देखो जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, और प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी मेरिस्टेम विच इज एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। वैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी मेरिस्टेम है बच्चों वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, और कॉर्ड कैम्बियम बाहर की ओर कॉर्क और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना लेता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं किसमें, हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम में, राइट। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे हम लोगों को पता है कि डाइकॉट स्टेम में ऑल द वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग, and the cambium which is present towards inner side, this cambium is called intrafascicular cambium or fascicular cambium, right। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी गारंटी है कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ यही का यही याद हो जाएगा, बस आप ध्यान से सुन लो मेरी बात। देखो वैस्कुलर बंडल डाइकॉट्स में क्या है बच्चों, इस तरह से सारे रिंग में अरेंज है। भाई स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल तो मोनोकॉट्स में था, लेकिन डाइकॉट में सारे वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है, and the cambium which is present in the inner side of the vascular bundle, this is called intra means inside, intrafascicular cambium, or we can say the fascicular cambium। चाहे आप intrafascicular cambium को या fascicular cambium दोनों इसी के लिए है, right। and this is the medulla, and all these are medullary rays which is always parenchymatous। हम लोग को शायद इसको याद भी है। तो now the parenchymatous medullary rays which is present just in a line of vascular bundle become meristematic and forms interfascicular cambium, right। तो बच्चों ये interfascicular cambium बना लेता है। Now both here I have written interfascicular cambium here, and this is intrafascicular cambium, right। Now both the intra as well interfascicular cambium join to form complete vascular cambium ring। Is it clear to all? Now this vascular cambium ring start dividing periclinally। periclinally मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड होगा तो कुछ टिश्यूज बाहर बनाएगा और कुछ टिश्यूज इनर साइड में बनाएगा। टिश्यूज विच आर फॉर्म टुवर्ड्स इनर साइड, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम।
इज इट क्लियर बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो भी टिश्यूज बन रहे हैं उनको हम सेकेंडरी टिश्यूज ही कहते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। जैसे अंदर की ओर बनेगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। अब चाहे वो सेकेंड टाइम बन रहा हो या थर्ड टाइम बन रहा हो, फोर्थ टाइम बन रहा हो, डजंट मैटर, सेकेंडरी ग्रोथ के समय बना है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, राइट। तो ये जो कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है ना बच्चों, ये डिवाइड होती है पेरिक्लाइनली और एंड इट फॉर्म्स टिश्यूज टुवर्ड्स इनर साइड, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम, राइट। और जो टिश्यूज बच्चों बाहर बन रहे हैं दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। इज इट क्लियर टू ऑल? देखो ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग हो गया ना बच्चों, इसने डिवीजन स्टार्ट किया, ये तो प्राइमरी जाइलम है सब। अब इसने डिवीजन जब स्टार्ट किया तो अंदर की ओर जाइलम बनाएगा ना, तो जो जाइलम बनता है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, यूनिफॉर्म लेयर है बच्चों। यहाँ हम कोई भी प्रोटोजाइलम या प्रोटोफ्लोएम की बात नहीं करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी जाइलम हो गया ना अंदर की साइड में पूरा, और इसके प्रेशर से यार प्राइमरी जाइलम क्या हो गया, अंदर सेंटर की ओर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। लेकिन इसी के प्रेशर से पहली बात तो आप देखना जो ये कैम्बियम है ना, ये कैम्बियम के बाहर क्या बन रहा है, ऑब्वियसली सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। अब ये जो सेकेंडरी फ्लोएम बना है, इस सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम खूब सारा बन जाएगा। इसके प्रेशर से प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर क्रश हो जाता है। यार हम लोगों ने फ्लोएम के लिए तो क्रश होने की बात करी है और जाइलम के लिए डिपोजिशन की बात करी। जाइलम डेड है, इसे कहते थे डिपॉजिट हो रहा है, और फ्लोएम क्या है, लिविंग है। इससे उसके प्रेशर से लिविंग टिश्यूज क्या होते हैं, ऑब्वियसली क्रश हो जाएंगे। जाइलम को तो कोई क्रश करने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ यार, लिग्निफाइड है, ऑलरेडी थिक वॉल डेड मैकेनिकल टिश्यूज है, तो इसको कोई कैसे क्रश कर सकता है। लिविंग टिश्यूज क्रश होते हैं बच्चों बाहर की तरफ, राइट। अब आप ये देखो ये फ्लोएम है ना प्राइमरी, ये प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर क्रश फॉर्म में हो गया, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम ये दोनों देखो लेयर बनी हुई है। अब यही वेस्कुलर कैम्बियम है और इसके बाहर देखो कंप्लीट बेटा ये सेकेंडरी जाइलम बन रहा है और प्राइमरी फ्लोएम सेंटर की ओर डिपॉजिट हो रहा है। देखो ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम है ना, ये सेंटर की ओर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। इट इज क्लियर टू ऑल? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें बच्चों। इस तरह से जब आप देखोगे तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर देयर मोर जाइलम टिश्यूज आर फॉर्म एज कंपेयर टू फ्लोएम। Means secondary xylem is always 8 to 10 times more in amount as compared to secondary phloem. Why? Because the inner layer of this vascular cambium is more active as compared to outer. यार तुम सोचो secondary xylem अगर अंदर ज्यादा बन रहा है तो कैसे बन रहा है, क्योंकि vascular cambium की inner layer ज्यादा active as compared to outer one, इससे secondary xylem ज्यादा बना। और बाहर की ओर क्या होगा, comparatively secondary phloem कम बनेगा। क्लियर है सबको? चलो अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं, ये तो टिश्यूज की हम लोगों ने बात करी, राइट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि जो एक्टिविटी है बच्चों कैम्बियम की, इट डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। इस पे डिपेंड करती है, इसको हम लोग अभी प्रूव करते हैं कैसे। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहली बात एटमॉस्फेरिक फैक्टर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे कैम्बियम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है चलो बात करते हैं। लाइक स्प्रिंग सीजन है बच्चों, आपको मालूम है स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स ओरिजिनेट होती हैं। अब नई नई लीव्स निकलेंगी तो आप सोचो यार वाटर की रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा। अब ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड है यार तो जाइलम ऐसा बनेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेसल्स बन जाए, और वेसल्स में बच्चों कंपैरेटिवली डिपोजिशन कम होगा ताकि उसका ल्यूमन क्या हो, नैरो हो। इसे हम कहते हैं स्प्रिंग। देखो यहाँ पे मैंने क्या बात करी कि जहां पर अगर हम लोग बच्चों बात करें कि ये जो है यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में वुड बन रही है, कैसी वुड बन रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज वुड। सेकेंडरी जाइलम इज कॉल्ड वुड एंड द स्टडी ऑफ वुड इज कॉल्ड जाइलोटॉमी, राइट। चलो तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, स्प्रिंग सीजन में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि लीव ज्यादा डेवलप हो रही है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इससे ऐसे टिश्यूज बनेंगे जिनमें आप मान सकते हो इस तरह से, मान लो ये टिश्यूज बने, मैं इधर बात करती हूँ, हम लोगों ने लिख भी रखा है इधर। मान लो इस तरह के टिश्यूज बन रहे हैं तो ये टिश्यूज इस तरह से बच्चों बनेंगे कि इनमें डिपोजिशंस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो लेस डिपोजिशन हो गया ना इस तरह से, लेस डिपोजिशन से क्या होगा, लेस डिपोजिशन से होगा बच्चों इसका ल्यूमन क्या हो जाएगा, ब्रॉड। इस तरह से डिपोजिशन कम है इससे ल्यूमन ब्रॉड हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंडक्ट कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके, और इसीलिए इसका कलर भी लाइट होता है बच्चों। डेंसिटी भी क्या होती है, लोअर। आप सोचो अगर मटेरियल ज्यादा डिपॉजिट होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ज्यादा, और मटेरियल कम डिपॉजिट होंगे तो डेंसिटी लो होगी और कलर भी लाइट होगा।
So this type of wood which is formed in spring season, they all are light in color, having less deposition, lower density and broader lumen. This type of wood is called spring wood or early wood. हो गया क्लियर? एटमॉस्फेरिक फैक्टर क्या है? स्प्रिंग सीजन है ना बच्चों, टेम्परेचर और सब चीज वेरी करता है. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे वेरी इसको इफेक्ट कर रहा है? स्प्रिंग सीजन था, लीव ज्यादा डेवलप हो गई और इसलिए इसको फिजियोलॉजी चेंज करनी थी, ज्यादा से ज्यादा वाटर का कंडक्शन करना था. तो आप सोचो यार, ज्यादा से ज्यादा वाटर का कंडक्शन करना होगा तो ल्यूमन भी तो ऐसा ही बने कि ब्रॉड हो, और ब्रॉड ल्यूमन बनाने के लिए डिपोजिशन कम होगा. डिपोजिशन कम होने से वुड लाइट कलर की भी होगी, लोअर डेंसिटी की भी होगी, और इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, राइट. इन द सेम वे इन ऑटम सीजन व्हेन water conduction या requirement of water conduction is less, comparatively lesser, right? In that condition, wood which is formed having more deposition, wood which is formed in autumn season having more deposition, like this, having more deposition, darker in color and having higher density. बच्चों यहाँ पे आप देखोगे डिपोजिशन जो है क्या हो रहा है, यहाँ डिपोजिशन जो है वो ज्यादा है. ज्यादा डिपोजिशन होने से कलर भी डार्क हो गया, डेंसिटी भी ज्यादा है, बट एक्चुअली फायदा क्या है कि यहाँ ल्यूमन जो है वो क्या हो जाता है, नैरो, क्योंकि यहाँ ज्यादा ब्रॉडर ल्यूमन की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ ज्यादा ब्रॉडर ल्यूमन की जरूरत नहीं होगी और इसीलिए जो वुड बनती है इसको हम लोग कहते हैं ऑटम वुड और लेट वुड. स्प्रिंग वुड इज कॉल्ड अर्ली वुड एंड ऑटम वुड इज कॉल्ड लेट वुड. अब आप सोचो, वन स्प्रिंग वुड एंड वन ऑटम वुड टुगेदर फॉर्म वन एनुअल रिंग. कभी आपने स्टेम की कटिंग अगर देखी होगी तो हमेशा आप देखना कि जो टिम्बर का जो बिजनेस करते हैं वो लोग हमेशा वुड को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि उसके अंदर जो है लाइट डार्क लाइटर रिंग्स को काउंट करते हैं. इस क्यों ऐसा होता है बच्चों? क्योंकि पहली बात तो आप ये ध्यान रखो, एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वन एनुअल रिंग. और यू कैन से द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस टुगेदर फॉर्म एनुअल रिंग. वन एनुअल रिंग बनाते हैं. वुड कहा है, फ्लोएम कोई नहीं कहेगा इसमें. वुड मीन्स सेकेंडरी जाइलम, तो जाइलम ही लेना है बच्चों. आप मेडुलरी रेस ले सकते हो, आप जाइलम ले सकते हो, लेकिन आप फ्लोएम नहीं कहेंगे. क्लियर है? चलो, तो वन एनुअल रिंग इज फॉर्म फ्रॉम वन स्प्रिंग वुड एंड वन ऑटम वुड, और यू कैन से फ्रॉम वन सेकेंडरी वुड और सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस मिलकर के बनाते हैं एनुअल रिंग. क्लियर? And by counting the annual ring, we can count the age of a plant. Under the branch dendrochronology, dendron means tree, chronic means age, and logos means study. जहाँ पे ट्री की स्टडी, एज की स्टडी करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी. बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ एनुअल रिंग की बात करते हैं बच्चों. एनुअल रिंग जो है इसको काउंट करके प्लांट की एज का पता लगाता है. यार, जब एनुअल रिंग दिखाई देगी तभी तो काउंट करोगे. तो ऑब्वियसली आप देखोगे टेम्परेट रीजन में जहां थ्रू आउट ईयर सीजन जो है सीजनल वेरिएशंस होते हैं, स्प्रिंग वुड सीजन, ऑटम सीजन होते रहेंगे, तो लाइट डार्क वुड बनती है और एनुअल रिंग क्या हो गई, विजिबल हो गई. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन वेयर थ्रू आउट ईयर यूनिफॉर्म सीजन इज प्रेजेंट. जब यूनिफॉर्म सीजन प्रेजेंट है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सीजनल वेरिएशन, देयर वुड्स आर फॉर्म्ड आर ऑफ ऑल द वुड्स आर ऑफ सेम टाइप. जो भी वुड्स बच्चों बन रही है ना, वो सारी वुड क्या होंगी, सेम टाइप की वुड होंगी. दिस इज कॉल्ड एनुअल रिंग. बट एनुअल रिंग हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट नहीं है. शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो. स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वुड, वो मैंने यहाँ बताया जो एनुअल रिंग बनाता है. लेकिन एनुअल रिंग कहाँ पर डिस्टिंक्ट है, विजिबल है, ये आपको हमेशा टेम्परेट रीजन में कहना है. और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है. डेसिडुअस मतलब जिनमें लीफ फॉल होता है, पत्तीझड़ वाला, राइट? थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए. डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं. बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए. बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. और बच्चों, जहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह का थ्रू आउट ईयर सीजनल वेरिएशन है ही नहीं, थ्रू आउट ईयर पूरा सीजन एक साथ चल रहा है, तो उसको वहां पर जो एनुअल रिंग बनती है वो विजिबल नहीं होगी, डिस्टिंक्ट नहीं होगी. बनती है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्म बन रही है.
लाइट डार्क रिंग थोड़ी बन रही है। आपने लाइट डार्क रिंग को काउंट करके, एनुअल रिंग काउंट करके प्लांट की एज का पता लगा लिया, लेकिन बेटा ट्रॉपिकल रीजन में कभी ये विजिबल होती ही नहीं, डिस्टिंक्ट होती ही नहीं है। इससे जो है आपको बताना वहां डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर सीजनल वेरिएशन नहीं है। जैसे कोस्टल एरियाज ले लो, आप ले लो मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, गुजरात है, जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर ये विजिबल नहीं होती। और तो और बच्चों ये रूट में भी विजिबल नहीं होती है, क्योंकि रूट के अंदर, रूट कहाँ होता है, सॉइल के अंदर होता है ना, और वहां पे कोई सीजनल वेरिएशन तो है ही नहीं, वो तो यूनिफॉर्म है। इससे बनती एनुअल रिंग है बट दिखाई नहीं देती है, रूट में भी और जो ट्रॉपिकल रीजन्स में प्लांट है उनमें भी। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो ये तो काफी हो गया। तो अब आप देखो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम which is actually considered as secondary meristem, although we can see here the intrafascicular cambium is primary in origin while the interfascicular cambium is secondary in origin। बेटा ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय बने हैं, तो दोनों अलग अलग है। जबकि यूनिफॉर्मली हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम यानी कंप्लीट रिंग को कहते हैं हम, तो सेकेंडरी इन ओरिजिन कंसिडर करते हैं। बट एक्चुअली द वैस्कुलर कैम्बियम इज पार्टली प्राइमरी इन ओरिजिन एंड पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये भी ऑप्शन आ चुका है, इससे आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो ये प्राइमरी जाइलम हो गया, ये सब सेकेंडरी जाइलम यूनिफॉर्म है, कोई प्रोटोजाइलम कोई मेटाजाइलम नहीं होता है, राइट। इसके बाद कैम्बियम हो गया और ये सेकेंडरी फ्लोएम एंड ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। चलो अब बच्चों इसके बेसिस पे हम लोग वुड के टाइप्स की बात करते हैं कि वुड के टाइप्स कितने हो सकते हैं। यार हम लोग वुड के बहुत सारे टाइप्स बताते हैं। हार्ट वुड होती है, सैप वुड होती है, मेनोजाइलिक है, पिक्नोजाइलिक है, पोरस वुड है, नॉन पोरस वुड है। ये सब होते क्या है यार? बहुत सिंपल है, ध्यान से मेरी बात सुनना, यही याद हो जाएगा आपको। बच्चों हार्टवुड क्या होता है? जैसे देखो ईयर आफ्टर ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है कंटिन्यू है, राइट। तो सेंट्रल रीजन में क्या होता है, सेंट्रल रीजन में धीरे धीरे डिफरेंट मटेरियल्स हैं, रेजिन, टैनिन, ऑयल, गम्स वगैरह सेंटर से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे वुड पुरानी होती। आप हम लोग में भी तो देखो जैसे जैसे एजिंग होती है, आप स्किन पे देखो डिफरेंट डिपोजिशंस आते हैं, मोल्स आने लगे, तेल आने लगे, स्किन की थिकनेस बढ़ने लग गई, तो ये सब डिपोजिशंस है एक्चुअली। तो जैसे जैसे वुड पुरानी हो जाएगी ना सेंट्रल पार्ट से, तो उस पर डिफरेंट मटेरियल डिपॉजिट होते हैं, रेजिन, टैनिन, ऑयल, गम्स डिपॉजिट होते हैं। और ये जो है बच्चों क्या करते हैं, ये धीरे धीरे जो है पूरा पार्ट डिपोजिशन से क्या होता है, डार्क कलर का हो जाता है सेंट्रल रीजन और नॉन फंक्शनल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हार्टवुड, राइट। मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है। हार्टवुड क्या होता है? हार्टवुड होता है सेंट्रल रीजन ऑफ द वुड। देयर मोर डिपोजिशंस ऑफ resin, tannin, oil, gums are present, due to which xylem becomes non-functional. Here xylem becomes non-functional, but due to deposition it becomes dark colored. This dark colored centrally placed non-functional region of secondary xylem or कैसे xylem is called हार्टवुड और ड्यूरामेंट। बहुत ड्यूरेबल होती है बच्चों ये जो है एंटीसेप्टिक इन नेचर होती है। ये यहाँ पे देख लोगे बैक्टीरिया है, फंजाई है, टर्माइट्स है, मॉइस्चर है, सबके लिए रेजिस्टेंट है। आप देख सकते हो फर्नीचर के लिए बेस्ट वुड होती है ये, तो इसे हम कहते हैं हार्टवुड। अब हार्टवुड का तो ब्लॉकेज हो गया, और तो और जब वाटर का कंडक्शन भी कम होने लगता है ना, तो बच्चों पैरेन्काइमेटस बलून लाइक इन ग्रोथ हो जाती है इसी पैरेन्काइमा की वेसल्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड टाइलोसिस। ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ है। पैरेन्काइमेटस बलून लाइक इन ग्रोथ थ्रू पिट्स ऑफ वेसल्स और इनसाइड वेसल इज कॉल्ड, मतलब इस वेसल के अंदर पैरेन्काइमा की बलून लाइक इन ग्रोथ जो पाथ को ब्लॉक कर देता है, पिट्स के थ्रू अंदर एंटर करता है, दिस इज कॉल्ड टाइलोसिस। बच्चों ये टाइलोसिस कहलाते हैं। लेकिन वेसल के अलावा अगर कहीं और होते हैं, लाइक यू कैन से इन सीव ट्यूब्स, तब इसको हम टाइलोसॉइड कह सकते हैं, ठीक है। तो टाइलोसिस ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो नया क्वेश्चन था बेटा। पीएमटी के पुराने आए हुए क्वेश्चन सी में से एक आध क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाते हैं जो आपको लगता है एकदम बाहर से आए हैं, ठीक है। तो इतना तो हम लोग स्टडी करते ही करते हैं। तो ये हो गया टाइलोसिस। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ नेक्स्ट, अब अगर ये सेंट्रल पार्ट हार्टवुड बन गया बच्चों, तो जो फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम है उसे हम कहते हैं सैपवुड, क्योंकि डिपोजिशन बच्चों कम है, वो फंक्शनल है, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, और इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर सैपवुड। जाइलम सैप का कंडक्शन यही कर रहा है, इसलिए कहते हैं सैपवुड और एल्बर्नम। इज इट क्लियर? हार्टवुड क्या है? हार्टवुड जो है वो मोस्ट ड्यूरेबल वुड को कहते हैं, जो सेंटर में है, डार्क कलर की है, हायर डेंसिटी है, एंटीसेप्टिक इन नेचर है। दिस इज कॉल्ड हार्टवुड बट नॉन फंक्शनल है। और यही अगर वुड आप पेरिफेरल रीजन में बच्चों देखेंगे तो पेरिफेरल रीजन में जो वुड होती है वो फंक्शनल होती है, वही जाइलम सैप का कंडक्शन करती है,
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैपवुड। लेस डिपोजिशन है, ऐसे लाइट इन कलर है, फंक्शनल है, दिस इज कॉल्ड सैपवुड और एल्बर्नम। हार्डवुड और ड्यूरामेंट, ड्यूरेबल है। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसमें मैं आपसे थोड़ा कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, जल्दी से मेरी बात सुनना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओल्डेस्ट हार्डवुड? ऑब्वियसली सेंटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यंगेस्ट हार्डवुड? यू हैव टू से दे आर जस्ट इनर टू द सैपवुड। जस्ट सैपवुड के अंदर ही तो है बेटा, सेंटर से ही तो डिपोजिशन स्टार्ट होता है पेरिफेरल रीजन की ओर। तो यंगेस्ट जो हार्डवुड होगी वो कहाँ होगी? जस्ट इनर टू सैपवुड होगी। और आपसे पूछा जाए यंगेस्ट लेयर ऑफ सैपवुड तो क्या कहोगे? जस्ट इनर टू वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सैपवुड तब क्या कहोगे? जस्ट आउटसाइड ऑफ हार्डवुड। बिल्कुल सीक्वेंस ही यही है यार। आपसे पूछा जाए यंगेस्ट लेयर ऑफ फ्लोएम तो आप क्या कहोगे? जस्ट आउटसाइड ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ फ्लोएम तो आप कहोगे आउटसाइड ऑफ, क्या कहोगे भाई? आउटसाइड ऑफ या कह दो इनर टू कॉर्टेक्स कह दो। इनर टू कॉर्टेक्स ज्यादा बेटर आई थिंक, राइट। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया। सबसे आप ध्यान से सुन लो मेरी बात। सबसे बाहर प्राइमरी फ्लोएम है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम है, यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है, कैम्बियम है, यंगेस्ट लेयर ऑफ सैपवुड है, देन ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सैपवुड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यंगेस्ट लेयर ऑफ हार्डवुड एंड ओल्डेस्ट लेयर ऑफ हार्डवुड, ठीक है। चलो ये तो सैपवुड और हार्डवुड की बात हो गई। नेक्स्ट बच्चों आता है मेनोजाइलिक वुड एंड पिक्नोजाइलिक वुड। कमाल का है मेनोजाइलिक वुड। मेनोजाइलिक का मतलब मोर पैरेन्काइमा लेस मैकेनिकल टिश्यू, किसी काम का नहीं है ये क्योंकि ये लाइट वुड है, राइट। मेनोजाइलिक का मतलब है मोर पैरेन्काइमा लेस मैकेनिकल टिश्यू, दिस इज कॉल्ड मेनोजाइलिक वुड। मैं नहीं जानती वुड कौन सी वुड, कहाँ की वुड, मेनोजाइलिक, ठीक, क्योंकि फर्नीचर के काम नहीं आती, बेकार है बेटा। पैकेजिंग मटेरियल और ये सब बनाने के काम में आती है ना। तो जिम्नोस्पर्मिक वुड, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक वुड इस तरह की मिल जाएंगी जो मेनोजाइलिक है। एक एग्जांपल मैंने साइकस लिख दिया, या आप एंजियोस्पर्म में देख लो तो आपको कोई लाइट वुड वाले ऐसे फर्नीचर जो बनाते हो लाइक अकेसिया वगैरह है, ये इसमें आ सकता है, राइट। बच्चों पिक्नोजाइलिक वुड जस्ट रिवर्स है। मेनोजाइलिक में मैंने क्या कहा? मोर पैरेन्काइमा लेस मैकेनिकल टिश्यू, मतलब सेकेंडरी जाइलम वगैरह कम है। यहाँ जस्ट रिवर्स है, मोर मैकेनिकल टिश्यू लेस पैरेन्काइमा, मोर मैकेनिकल टिश्यू लेस पैरेन्काइमा, इसे हम कहते हैं पिक्नोजाइलिक वुड। मतलब बहुत अच्छी वुड होती है जब मैकेनिकल टिश्यू ज्यादा हो, तो ड्यूरेबल भी होगी ऑब्वियसली, इसको हमने अपने फर्नीचर के लिए पिक कर लिया। और मेनोजाइलिक वुड को मैं नहीं जानती, वुड कहाँ की वुड, कौन सी वुड, हमारे किसी काम ही की नहीं है, आपको ऐसे ध्यान रखना है, राइट। और पिक्नोजाइलिक वुड को हमने पिक कर लिया, पी फॉर पिक, पी फॉर पिक्नोजाइलिक, पी फॉर पाइनस, ऐसे आपको याद रखना है। बाकी तो आप अगर एंजियोस्पर्म में देखोगे तो मोस्टली बच्चों क्या होती है? पिक्नोजाइलिक है। पिक्नोजाइलिक वुड में आप कह सकते हो जैसे आप ले सकते हैं टिक वुड, टेक्टोना ग्रैंडिस टिक वुड, या क्या कहते हैं उसको, सागौन। और ऐसे ही आप कह सकते हो इसमें शीशम वगैरह भी आता है। तो शीशम आप लोग जानते हो दो टाइप की शीशम है, रेड शीशम और ब्लैक शीशम है। डेलबर्गिया सिसु ब्लैक शीशम है और डेलबर्गिया लेटिफोलिया रेड शीशम है। ये फर्नीचर के लिए बेस्ट वुड मानी जाती है, टिक वुड एंड शीशम, राइट। अब पोरस और नॉन पोरस का क्या कंसेप्ट है? आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था वेसल्स, अगर सरफेस में होंगी तो बड़े पोर्स बनाएंगी ना, और जो ट्रैकिड्स होती हैं वो नैरो होती हैं। इससे वुड्स हैविंग वेसल्स, वुड हैविंग वेसल्स आर कॉल्ड पोरस वुड, और वुड विदाउट वेसल्स आर कॉल्ड नॉन पोरस वुड। तो मोस्ट ऑफ द वुड्स एंजियोस्पर्मी क्या है बच्चों? पोरस है। और नॉन पोरस क्या होंगी? मोस्टली जिम्नोस्पर्मी वुड जहाँ पे वेसल्स नहीं है, ये भी तो एक फीचर है एंजियोस्पर्म का। तो यहाँ पे आपको बताना वुड विद वेसल इज कॉल्ड पोरस, वुड विदाउट वेसल इज कॉल्ड नॉन पोरस। अब आप सोचो वुड विद वेसल इज कॉल्ड पोरस, यानी ट्रैकिड के अलावा वहां वेसल्स भी हैं, इससे ऐसी वुड को हेट्रोजाइलिक वुड कहते हैं। डिफरेंट टाइप की जो है वहां पर एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड और वेसल। लेकिन जहां पे केवल और केवल ट्रैकिड से बना है, वेसल्स नहीं है बच्चों, इसको हम कह देते हैं नॉन पोरस और होमोजाइलिक वुड। होमोजाइलिक, होमोजाइलस दोनों कहते हैं, होमोजाइलिक वुड कहते हैं। क्लियर बच्चों? अगर सारे जो वुड्स हैं, वेसल्स हैं, ये रिंग में अरेंज है, इनको रिंग पोरस कह दो। अगर स्कैटर्ड है तो इनको क्या कहते हैं? डिफ्यूज पोरस। डिफ्यूज हैं जो एफिशिएंटली कंडक्शन करते हैं, वो यहाँ रिंग पोरस है, जैसे टिकवुड और टेक्टोना ग्रैंडिस जिसको टिकवुड कहते हो, शीशम कहते हो, उनमें है, राइट। चलिए अब इसमें से बच्चों नेक्स्ट आप एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ये तो इंट्रा स्टीलर ग्रोथ है, स्टील के अंदर है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है वैस्कुलर कैम्बियम से। बच्चों आप ध्यान से यहाँ पे देखना, ये पूरा रीजन क्या है? कॉर्टिकल रीजन है।
ठीक है, मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं, एपिडर्मिस है, देन हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है, मेच्योर हो गया तो स्क्लेरेनकाइमेटस हो गया, देन पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। मोस्टली पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स क्या होता है, मेरिस्मेटिक हो जाता है। मोस्टली पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स क्या हो जाता है बच्चों, मेरिस्मेटिक हो जाता है, और मेरिस्मेटिक होकर के ये यहाँ पर क्या बनाएगा, कॉर्क कैम्बियम। अब कुछ बच्चों का कहना है मैम हाइपोडर्मल रीजन भी तो बना सकती है। हाइपोडर्मल रीजन कैसे बनाएगी मेरे भाई, कैसे बनाएगी? हाइपोडर्मल रीजन मोस्टली स्क्लेरेनकाइमेटस है और वो डेड है, तो वो कैसे यहाँ पर डिवाइडिंग टिश्यू बना सकती है, सोच के देखो आप। लिखा मिल जाएगा आपको, सो के लिखा मिल जाएगा कि हाइपोडर्मल रीजन बनाती है, लेकिन आप सोच के देखो यार, सेकेंडरी ग्रोथ तो थिक वुड जहां पर हो रही वहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, और वहां पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू हो जाएगा हाइपोडर्मल। तो कैसे हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेनकाइमेटस है, डेड है, वो कैसे बना सकती है कैम्बियम? तो हमेशा आपको याद रखना है मोस्टली कॉर्क कैम्बियम है, जो पैरेन्काइमेटस है वही यहाँ पे मेरिस्मेटिक होकर के क्या बनाएगा, वो बनाएगा बच्चों यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोजन। तो मैं ये बना रही हूँ कॉर्क कैम्बियम, राइट। अब इसी में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इसको ध्यान से सुन लो, सब लोग इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो कॉर्क कैम्बियम है ये हमेशा पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स से बनता है। कुछ एक्सेप्शनली ऐसे हैं जिसमें कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस कभी कभी यार बना सकता है, नहीं तो आपको हमेशा ही लिखना। और एनसीईआरटी डिफाइन करती पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स की, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स बच्चों यहाँ पे क्या बना देगा, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स जो है ये बना देगा कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये लेयर बच्चों क्या हो गई, कॉर्क कैम्बियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोजन। कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोजन। नाउ दिस कॉर्क कैम्बियम अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग and forms tissues towards the outer side. This is called cork और phallum. ये alternate name आया हुआ है। Cork is also called। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। फैलम ये ऑल्टरनेट नेम आया हुआ है बच्चों, याद रखना है आपको। तो बाहर जो ये टिश्यूज़ बन रहे हैं ना, इसको बच्चों कहते हैं ये कॉर्क है, कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन है, राइट। सॉरी कॉर्क कैम्बियम नहीं है, ये है, शायद मैंने इधर ऐसे लिख दिया है, आप ऐसे लिखोगे कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन, ये बन गया, राइट। और ये टिश्यू आप बना रहे हैं, यहां पे आप देखें, ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये बन रहा है यहाँ पे कॉर्क, ठीक। इसी को हमने कॉर्क या फैलम कहा, राइट। तो ये तो बन गया कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन एंड इट फॉर्म्स टिश्यूज टुवर्ड्स आउटर साइड कॉल्ड कॉर्क और फैलम, ये वाला हो गया। एंड टिश्यूज विच इज फॉर्म टुवर्ड्स इनर साइड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है बच्चों कि जनरली क्या होता है, जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये फैलोडर्म बना रहा है, तो डर्मा मतलब स्किन। जनरली अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार बाहर वाले टिश्यूज़ की बात कर रहा है, इसको तो बाहर होना चाहिए था, लेकिन बाहर के जो टिश्यूज़ है बच्चों वो सुबेराइज्ड है, सुबेरिन का डिपोजिशन है। और हम लोग को मालूम है कि लिग्निन डिपॉजिट हो या सुबेरिन, उसमें टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऑब्वियसली डेड हो जाते हैं। तो ये डेड टिश्यूज़ है बच्चों। तो ये डेड टिश्यूज़ जो होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये डेड टिश्यूज़ हैं, और ये डेड टिश्यूज़ ही जो है बाहर की ओर ये बना रहे हैं कॉर्क। इसी को हम कॉर्क कहते हैं, जहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो। सुबेरिन इज ए फैटी सब्सटेंस, और ये जहाँ भी बच्चों डिपॉजिट होगा क्या बनाएगा, ऑब्वियसली कॉर्क बनाएगा यार, फैलम। और जो अंदर की ओर बन गया है वो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, राइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोडर्म। क्लियर? सो कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड फैलोजन, cork is called phallum, and secondary cortex is called phalloderm, and all the three layers together form पेरिडम। बहुत बार क्वेश्चन पेरिडम में बच्चों रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है ये पेरिडम कहलाता है, राइट। बच्चों अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कुछ टिश्यूज हैं जो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ऑब्वियसली टिश्यूज हैं जो हमारे सुबेराइज्ड है, इनको हमने कॉर्क कहा, बट स्टिल देयर सम सेल्स आर लिविंग।
these living cells are called, these living cells together form a small lens shaped pore and this is called, क्या कहते हैं इसको बच्चों? इसको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, इसके लिए लेंटिसल्स टर्म यूज होती है, राइट? मैंने कहा यहाँ पे सारे सुबेराइज सेल्स हैं, लेकिन कुछ सेल्स अभी भी लिविंग है जिसमें सुबेरिन डिपॉजिट नहीं हो पाया और वो लेंस शेप छोटे छोटे पोर्स बनाते हैं, नन्हे वाले पोर्स बना देंगे, इसको हम कहते हैं लेंटिसल्स। बच्चों लेंटिसल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज, ध्यान रखो, और सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, राइट? इसका मतलब ये कंफर्म है, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वहीं पर लेंटिसल्स बन रहे हैं, राइट? तो बच्चों जहाँ लेंटिसल्स से मानो मैंने कहा छोटे छोटे पोर्स हैं, ये बन रहे हैं इस तरह से, छोटे छोटे पोर्स हैं, राइट? इस तरह से सेल्स बनानी है और इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिया हुआ, आप इसको देख लेना। दीज आर कॉल्ड लेंटिसल्स, लेंटिसल्स, ठीक है, ये लेंटिसल्स है। तो बच्चों ये तो लेंटिसल्स कहलाते हैं। लेंटिसल्स का फंक्शन क्या है? लेंटिसल्स का प्राइमरी फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन इसका है ट्रांसपिरेशन, राइट? चलो अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर, ट्रांसपिरेशन। बच्चों एक क्वेश्चन आता है, इफ लेंटिसल्स आर ब्लॉक्ड देन विच विल डाई फर्स्ट, रूट और शूट? आप सोच के देखो, सबसे पहले बच्चों रूट की डेथ होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इफ लेंटिसल्स आर ब्लॉक्ड देन रूट विल डाई फर्स्ट, व्हाई? बिकॉज देयर ओनली लेंटिसल्स आर प्रेजेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। जबकि आप शूट में देखोगे जो एरियल पार्ट है उसमें गैसियस एक्सचेंज के लिए बच्चों बहुत तरीके हैं। लीफ के इतने सारे स्टोमेटा हैं कि वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रूट के पास तो एक ही एक लेंटिसल ही है। इसे लेंटिसल्स को अगर आपने ब्लॉक किया तो रूट की डेथ पहले होगी, ठीक है? ट्रांसपिरेशन तो रूट में होता भी नहीं है, ट्रांसपिरेशन की तो हम बात भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज, चाहे रूट हो चाहे शूट हो, सब में ये गैसियस एक्सचेंज करता ही करता है। और अगर एरियल पार्ट है तो आप कह सकते हो एरियल पार्ट ये क्या करता है, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन भी कर सकता है, राइट? बच्चों इसकी जो लिविंग सेल्स होती हैं, लेंटिसल्स की जो लिविंग सेल्स हैं, उन लिविंग सेल्स को हम लोग कहते हैं फिलिंग सेल और कॉम्प्लीमेंट्री सेल। सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, फिलिंग सेल और कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं उसको, राइट? तो आपका स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक बार स्ट्रक्चर आप चेक कर लीजिएगा। एपिडर्मिस है, फिर फैलम है, कुछ लिविंग सेल्स हैं, जैसे अभी आपने यहाँ पे एलिमेंट्री सेल्स का है, या उसको हम लोग जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, फिलिंग सेल्स कहते हैं, एलिमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं, वो प्रेजेंट है। देन कॉक कैम्बियम और उसके बाद कॉर्टेक्स है। बच्चों उसका स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, ये तो तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? पेरिडम। नाउ अब सेकंड यहाँ पे देखो, ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम, दिस इज वास्कुलर कैम्बियम, राइट? यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये क्या कहलाता है बच्चों? बार्क। मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख लीजिएगा, बार्क। तो डेफिनेशन जो अभी तक आपसे पूछी गई है वो तो यही है, व्हाट इज बार्क? ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड बार्क, एंड बार्क इज बोथ लिविंग एज वेल एज डेड। क्लियर है? बार्क क्या है बच्चों? लिविंग और डेड दोनों है ना। जब कॉर्क सेल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली डेड है, और जब यहाँ पे हम लोग लिविंग सेल की बात करते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम भी इसमें इंक्लूडेड है, कॉर्टेक्स भी है, तो ये लिविंग भी है ऑब्वियसली। तो आपको कहना ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड बार्क, या टेक्निकली जो बार्क टर्म दी गई है वो किसके लिए है? सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडम के लिए है। यहाँ पे कहीं लिखा ना, हाँ, सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडम के लिए है, ठीक है बच्चों? ये ध्यान रखना, क्योंकि आपसे बार्क की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, ठीक है? जो पहले बन जाती है स्प्रिंग सीजन में उसको अर्ली बार्क कहते हैं, जो बाद में बनी उसको लेट बार्क कहते हैं। लेकिन बार्क है क्या? ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम, और यू कैन से डिफाइन पेरिडम एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम है। ये वो देखो आप, सेकेंडरी फ्लोएम है और बाकी सारा पेरिडम हो गया, ठीक है? तो ये बार्क है। कॉर्क कैम्बियम के बाहर का पार्ट बच्चों, ये कॉर्क कैम्बियम है ना, इसके बाहर का पार्ट आउटर बार्क है, और यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट पार्ट क्या है? पार्ट क्या है? इनर बार्क। एक बात और सुन लो, जब वैस्कुलर कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी लिमिटेड होती है तो लिमिटेड टिश्यूज बनाता है ना, इस समय जो बार्क बनी स्मूथ बार्क है। आप देख सकते हो यूकेलिप्टस में रिंग बार्क सुना है ना, ये रिंग बार्क भी बना रही है। अगर कॉर्क कैम्बियम पूरा जो है रिंग में है तो ऑब्वियसली जो बार्क बनेगी बच्चों वो भी रिंग में होगी, जैसा यूकेलिप्टस है, बेटुला है, ये सारी चीज़ें हो गई। बेटुला भोजपत्र कहते हैं ना, जिससे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाती थी। और इसी तरह से अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी अनलिमिटेड हो
तो इतने सारे टिश्यूज बनाएगा यार, धक्का मुक्की करके सारे के सारे रफ बना देंगे, बाहर की ओर ब्रेक हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रफ बार्क। और यही स्केली बार्क भी अगर पैचेस के फॉर्म में कॉर्ड कैम्बियम है, तो ये पैचेस, अगर कॉर्ड कैम्बियम बच्चों पैचेस में है तो जो बार्क बनाएगा वो भी पैचेस में बनाएगा। दिस इज कॉल्ड स्केली बार्क। और अगर पूरा कॉर्ड कैम्बियम रिंग में है तो रिंग में बनी हुई बार्क रिंग बार्क है। ठीक, अब आपको देखना है कि अगर यही कॉर्ड कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा है तो रफ बार्क बनाएगा, और कॉर्ड कैम्बियम की एक्टिविटी लिमिटेड है तो क्या बनाएगा, स्मूथ बार्क बनाएगा ऑब्वियसली। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर बच्चों, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चों हम लोग रूट में पढ़ेंगे, और रूट में एज इट इज है सिर्फ 15 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स लगने, और आपको रूट में भी समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि कॉर्ड कैम्बियम चाहे रूट में हो चाहे स्टेम में हो, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन है, बाद में बना है। लेकिन वैस्कुलर कैम्बियम की बात करें, इट इज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन। फाइन, तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। चलिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। देखो जैसे बच्चों हम लोगों ने अभी वैस्कुलर कैम्बियम की बात करी थी कि वैस्कुलर कैम्बियम डाइकॉट स्टेम में पार्टली प्राइमरी पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट बच्चों इसमें वैस्कुलर कैम्बियम का क्या होता है, ये हमेशा वैस्कुलर बंडल के अंदर होता है, विच इज कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर। ठीक, वो तो पार्टली प्राइमरी है। और पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन वी आर सेइंग दैट इट मीन्स कि एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कुछ मेडुलरी रेज भी जो है बच्चों वो यहाँ पे क्या बनाती हैं, कुछ पार्ट वैस्कुलर कैम्बियम का बनाती है। तो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम और वेसिकुलर कैम्बियम टुगेदर फॉर्म वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। डाइकॉट रूट, इन डाइकॉट रूट वी नो दैट इन डाइकॉट रूट देयर cambium is completely absent inside vascular bundle because here radial vascular bundle are present. What do you mean by radial vascular bundle? Radial vascular bundle means when the xylem and phloem are present on different radii. You can see here the xylem is present on different radius while phloem is present on different radius. Okay, so xylem and phloem are present on different radii in alternate manner. This is called रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में यू कांट सी द वैस्कुलर कैम्बियम। कभी भी बच्चों रेडियल वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम होता ही नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ अगर होनी है तो आप सोचो कॉर्ड कैम्बियम भी बाद में पूरा बन रहा है और वैस्कुलर कैम्बियम भी बाद में पूरा बन रहा है। इसका मतलब वैस्कुलर कैम्बियम एज वेल एज कॉर्ड कैम्बियम बोथ आर सेकेंडरी इन ओरिजिन। बच्चों वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम दोनों यहाँ सेकेंडरी इन ओरिजिन है। अगर हम लोग इसको डाइकॉट स्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ सिमिलर है, बट वैस्कुलर कैम्बियम कॉर्ड कैम्बियम बना कौन रहा है, डिफरेंस यहाँ आता है। आप देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और बीच में क्या है बच्चों, कंजक्टिव टिश्यू है, राइट। टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ inner layer of pericycle which is always parenchymatous as I have told you earlier. Here the inner layer of pericycle which is parenchymatous becomes meristematic and forms some part of vascular cambium. पेरीसाइकिल की जो इनर लेयर है बच्चों, क्योंकि पेरीसाइकिल रूट में कैसी होती है, पैरेंकाइमेटस। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जब रूट में पेरीसाइकिल होगी तो वो हमेशा पैरेंकाइमेटस होती है। इसका रीजन है बच्चों, उसको एक तो यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स बनाना है, दूसरा इसको यहाँ पे क्या करना है, वैस्कुलर कैम्बियम भी बनाना है और कॉर्ड कैम्बियम भी। तो यू कैन सी हियर द इनर लेयर ऑफ पैरेंकाइमेटस पेरीसाइकिल विच इज प्रेजेंट जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, राइट, becomes meristematic and forms some part of vascular cambium. Is it clear? And simultaneously the conjunctive tissue also becomes meristematic and it forms this part of vascular cambium. यानी कुछ पार्ट बच्चों पेरिसाइकिल की इनर लेयर बना रही है जो ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम है, और कुछ पार्ट कंजक्टिव टिश्यू बनाता है वैस्कुलर कैम्बियम का। इस तरह से आप देखो कि स्टार्टिंग में नाउ द वैस्कुलर कैम्बियम, all the patches of, you can say, all the patches of vascular cambium join to form complete vascular cambium ring. बच्चों इनिशियली ये वैस्कुलर देखो, आप देख यहाँ आप देखो पेरिसाइकिल के इनर लेयर वैस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पे 4 पैचेस इसने बनाए और कंजक्टिव टिश्यू रेस्ट पैचेस बना रहा है, राइट। ये सब डेवलप होकर के कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बना देंगे। मतलब ये भी इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा और ये भी इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये इस तरह से कंप्लीट ज्वाइन होगा और ये कंप्लीटली ज्वाइन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डेवलप होकर के सारे पैचेस जो है बेटा ये कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाते हैं।
So initially you can see here vascular cambium ring is slightly wave-like, wavy in appearance, right? ये wave-like appearance है बेटा initially, but when this vascular cambium start dividing, it forms secondary xylem towards inner side and primary secondary phloem towards outer side. डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हो, इसको ग्रीन जनरली बनाते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है, जो फ्लोएम होता है ना, वो फास्ट ग्रीन से स्टेन होता है. जाइलम को जनरली हम लोग रेड कलर या पिंक कलर का बनाते हैं बिकॉज हियर लिग्निन इज प्रेजेंट एंड लिग्निन इज ऑलवेज स्टेन विद सैफ्रनिन, राइट? तो सैफ्रनिन से स्टेन होता है. इसे रेड कलर का तो हम लोगों ने सेकेंडरी जाइलम बना दिया. प्राइमरी जाइलम सेंटर में डिपॉजिट है स्टार लाइक मैनर में, और इसके अलावा जो सेकेंडरी फ्लोएम है बच्चों, ये बाहर की ओर बन गया है और इसकी वजह से प्राइमरी फ्लोएम बिल्कुल उसी तरह से बाहर की ओर क्रश हो जाता है, राइट? सो हियर वैस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय inner layer of pericycle as well as conjunctive tissue and it is completely secondary in origin. Is it clear? अब बच्चों यहाँ पे देखो, इस तरह से सेकेंडरी जाइलम सब बनते चले गए. प्राइमरी फ्लोएम बीच में, जो प्राइमरी जाइलम बीच में डिपॉजिट हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम बनते चले जा रहे हैं. फिर ये सेकेंडरी फ्लोएम बना है. वैस्कुलर कैम्बियम मैंने यहाँ पर्पलिश कलर में दिखाया हुआ है और इसके बाहर जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम है और यही चीज जो है इसके प्रेशर से प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर आ जाता है, राइट? ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि आप लोगों ने डाइकॉट स्टेम में देखा है, बट यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम बना कौन रहा है? पेरिसाइकिल एज वेल एज कंजक्टिव टिश्यू, राइट? नाउ इन ऑटम सीजन व्हेन कॉर कैम्बियम इज फॉर्म्ड, जनरली बच्चों कॉर कैम्बियम क्या होता है? ऑटम सीजन में बनता है. तो कॉर कैम्बियम जो यहाँ बनता है, इट फॉर्म्स फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ पेरिसाइकिल. अब पेरिसाइकिल के आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बनाती है यहाँ पे कॉर कैम्बियम, जबकि स्टेम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टेम में पढ़ा था वहां पे कॉर कैम्बियम कॉर्टेक्स की लेयर बना रही है और यहाँ कॉर कैम्बियम कौन बना रहा है? आउटर लेयर ऑफ पेरिसाइकिल. तो पेरिसाइकिल के लेयर जब कॉर कैम्बियम कंप्लीटली बना देती है तो बच्चों वो भी डिवाइड होकर के बाहर की ओर कॉर और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, ठीक है? तो इस तरह से ये भी पूरा पेरिडम बना देगी. यहाँ भी आप इसको कॉर कैम्बियम को जो है फैलोजन कहेंगे, कॉर्क को जो है फैलम कहेंगे और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को आप फैलोडर्म कहेंगे. कंप्लीटली पेरिडम लेयर बन रही है, राइट? लेकिन एनुअल रिंग बच्चों यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं होगी क्योंकि एनुअल रिंग भी ये एक जैसी बन रही है. डिफरेंशिएट नहीं हो रही कि सीजनल वेरिएशन है सॉइल के अंदर, ऐसा नहीं है, तो वो विजिबल नहीं होगी, बनेगी. अब आप ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही डिवीजन चल रहा है जैसा डिवीजन सेम जो है वहां पर आप लोगों ने डाइकॉट स्टेम में देखा, बट डिफरेंस ये है कि कौन यहाँ वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बना रहा है. पहली बात तो यहाँ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम बोथ आर कंप्लीटली सेकेंडरी इन origin. Now the next point which is important, that here vascular cambium is formed by some part of vascular cambium is formed by inner layer of pericycle and rest part of vascular cambium is formed by conjunctive tissue, right? And core cambium is completely formed by outermost layer of pericycle. ये आपको कहना है. और इस तरह से कंप्लीटली सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ भी हो जाती है बच्चों. वहां पे भी जो है आपको सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी शो करनी है, यहाँ भी सेकेंडरी मेडुलरी रेज शो करनी है, क्योंकि यहाँ दो टाइप के कैम्बियम बनते हैं, एक फिजिफॉर्म और एक रे इनिशियल. फिजिफॉर्म इनिशियल सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा और रे इनिशियल जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाता है. तो बच्चों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है. अब एक चीज आपको देखना है, डायग्राम देख के आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ रूट की है या स्टेम की है. बच्चों जब आपने स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ देखी थी तो वहां पे कोई इस तरह से स्टार लाइक मैनर में सेंटर में जाइलम नहीं था, ठीक है? कोई स्टार लाइक मैनर में सेंटर में जाइलम नहीं था. ये डिफरेंशिएट कर देगा यहाँ पर, ठीक है? जो स्टार लाइक मैनर में जो है आपको यहाँ पे जाइलम दिख रहा है ना, ये डिफरेंशिएट करता है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम से, कि रूट में आपको देखो स्टार लाइक मैनर में होगा और इस तरह से आपको वहां पर विजिबल नहीं है स्टेम में, तो वहां बीच में क्या हो जाता है? डिपॉजिट होता है. तो बच्चों ये जो है इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट. सेम टू सेम वैसा ही है जैसा वहां बताओगे. अगर यहाँ भी कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होके कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहा है तो कॉर्क के बीच में यहाँ भी पेरिडम बनेगा, राइट? ऐसे ही जो है बार्क यहाँ भी बनेगी, ऐसे ही कॉर्क यहाँ पर भी है और ऐसे ही लेंटिसल्स का फॉर्मेशन सेम टू सेम बच्चों ऐसा ही होगा, ठीक है? चलिए, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है. बच्चों एक चीज आपसे बोला जाता है, अगर गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए, गर्डलिंग मतलब रिमूवल ऑफ बार्क. आपने बार्क पढ़ा है. बार्क क्या होता है? ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम. यहाँ आप देखो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, इसके बाहर की सारी टिश्यूज क्या है? बार्क. अगर यहाँ गर्डलिंग कर दी जाए देन विच विल डाई फर्स्ट, रूट और शूट? ये क्वेश्चन 3-4 टाइम्स रिपीट हो चुका है आपकी नीट में. तो आपको देखना है, अगर बार्क है, बार्क को रिमूव कर रहे हो तो फ्लोएम रिमूव हो रहा है.
तो ऑब्वियसली जो नीचे से जाइलम वाटर मिनरल ऊपर लिफ्ट करता रहेगा, लेकिन ऊपर से फूड ट्रांसपोर्ट नीचे नहीं होगा, जिसकी वजह से रूट की डेथ पहले होगी. इफ गर्डलिंग occurs in stem, then root will die first due to the absence of food transport as phloem is completely removed, but ascent of sap continuously occur through xylem because xylem is intact inside the root. Clear? So this is the all about the secondary growth in dicot root as well as in dicot stem. एक comparison आप देख लेना कि vascular cambium का formation partly primary partly secondary in origin है, लेकिन here vascular cambium formation is completely secondary in origin, although cord cambium formation is completely secondary in origin both in root as well as in dicot stem. क्लियर बच्चों? तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया. कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो इसके हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कस करते हैं. बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच सके. बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं. चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं प्लांट एनाटॉमी के. 2001 से लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम. ये तो फिजियोलॉजी का खैर रह गया. मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसल इज गैसियस एक्सचेंज किया है. 2002 का बच्चों ये क्वेश्चन है. मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसल इज, तो आप लोगों ने लेंटिसल का मेन फंक्शन बताया गैसियस एक्सचेंज. सो ये करेक्ट आंसर इज गैसियस एक्सचेंज. नाउ नेक्स्ट, वेसल्स आर फाउंड इन. वेसल्स किस में प्रेजेंट होती है? मैंने कहा था ना कंप्लीट एंजियोस्पर्म में है. एक्सेप्शनली तो वहां भी है, तो आप कह सकते हो इन सम टेरिडोफाइट्स, सम जिम्नोस्पर्म एंड मोस्टली एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वेसल्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म इज करेक्ट, राइट. बाय द नेक्स्ट ऑप्शन ऑल एंजियोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म एंड सम टेरिडोफाइटा. तो हम लोग को पता है बेटा सम टेरिडोफाइट्स, सम जिम्नोस्पर्म एंड मोस्टली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, राइट. ये 2002 का क्वेश्चन है. 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन. मैंने कहा था रेडियल वैस्कुलर बंडल अगर 4 प्रेजेंट है तो ये कैरेक्टर रेडियल का है, तो डाइकॉट रूट का हो गया ऑब्वियसली. और अगर मोर देन 6 हो तो मोनोकॉट्स का है. तो आपको बताना था 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकॉट रूट. इट इज क्वेश्चन ऑफ 2002. Now question again 2002, which of the following statement is true? Vessels are multicellular and with wide lumen. हम लोगों ने वहां पर भी जब जाइलम फ्लोएम पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेसल्स का ल्यूमन जो होता है वो ब्रॉडर होता है और कंटिन्यूअस होता है, और इट इज ब्रॉडर देन द ल्यूमन ऑफ ट्रैकेट्स. तो वेसल्स आर मल्टीसेल्युलर विद वाइड ल्यूमन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्युलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑल प्लांट सेल्स. ये टोटिपोटेंसी मतलब रीजनरेटिंग पावर है. Now next, the cell of the Quiescent center are characterized by. बच्चों, Quiescent center क्या होता है? मेज रूट में ये डिस्कवर हुआ था कि इन्वर्टेड कप लाइक रीजन होता है जो इनएक्टिव है, कंप्लीटली इनएक्टिव है. वहाँ कोई सेल डिवीजन नहीं, तो आरएनए प्रोटीन कंटेंट सब कम होते हैं, और ये इनएक्टिव रीजन जो होता है ये क्या रहता है? Quiescent सेंटर. इस पर एक क्वेश्चन आया था. The cells of the Quiescent center are characterized by having light cytoplasm and small nuclei, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. द एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट इन. तो एपिकल मेरिस्टम के रूट्स में होता है ऑब्वियसली ऑल द रूट्स होगा बच्चों, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑल द रूट्स आंसर गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड एंड 4 जोन्स आकर इन फ्लावरिंग इन फॉलोइंग ऑर्डर. बेटा सबसे नीचे रूट कैप होता है, देन डिवाइडिंग जोन, देन इलोंगेशन जोन एंड देन मैचुरेशन जोन. इसको हम लोगों ने मॉर्फो में पढ़ा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. चलिए इनमें से आपको बताना है 2006 का ये क्वेश्चन है. अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट इज. तो आपको इसमें कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर बताना है. प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन्स, इट इज ओनली फाउंड इन फ्लोएम, तो रॉन्ग हो जाएगा. ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन. बच्चों यहाँ पे वेसल्स भी जो है सीव ट्यूब हो गई, और सीव ट्यूब में तो मेच्योरिटी पे न्यूक्लियस वैसे ही डिसअपियर है, और वेसल्स में क्या होता है? लिग्निफाइड हो जाने के कारण न्यूक्लियस इसमें भी एब्सेंट है. इससे ये कॉमन फीचर हो गया किसका? वेसल्स का एज वेल एज सीव ट्यूब, राइट. बाकी थिक सेकेंडरी वॉल अगर ऑप्शन में है तो ये तो कभी भी जो है किसमें? सीव ट्यूब में प्रेजेंट नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें है, फॉर द क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सूटेबल. सेकेंडरी ग्रोथ किसमें सूटेबल है ये आपको बताना है. वीट एंड मेडन हेयर फर्न. तो बच्चों फर्न में और वीट में दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, रॉन्ग है. शुगर केन एंड सनफ्लावर.
तो शुगर केन बेटा मोनोकॉट है, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इससे रॉन्ग है। टीक एंड पाइन, ये करेक्ट है। पाइन मतलब पाइनस, सेकेंडरी ग्रोथ है ना जिम्नोस्पर्म में। और टीक वुड किसको कहते हैं? टीक का आपने पढ़ रखा है, जिसे आप लोग जो है सागौन बोलते हैं या टीक वुड है, राइट। तो ये एंजियोस्पर्म में, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ है, यही करेक्ट आंसर है। बाकी देवदार एंड फर्न है, तो देवदार जिम्नोस्पर्म है, जिसे आप लोगों ने सेड्रस के नाम से पढ़ा होगा। जिम्नोस्पर्म में वहां सेकेंडरी ग्रोथ है और फर्न में बच्चों एब्सेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2008 में आया हुआ, वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स फ्रॉम। फ्लावरिंग प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू कहाँ से डेवलप होता है? आंसर इज प्लीरोम। मैंने कहा था हिस्टोजन थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड इन अ कल्म ऑफ शुगर केन वेरिएबल बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोडल रीजन में है और वो नोड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आ जाओ, इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल आर। बार्ली में स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसा होगा बच्चों? स्कैटर्ड है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड आंसर गया था। क्लोज क्योंकि कैम्बियम नहीं होता मोनोकॉट में। नेक्स्ट देखिए, पैलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ। किसकी लीव्स में पैलिसेड पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है? फटाफट इसका ऑप्शन देखो बच्चों, ग्राम, सॉर्गम, मस्टर्ड, सोयाबीन। ग्राम क्या है? डाइकॉट। मस्टर्ड क्या है? डाइकॉट। सोयाबीन क्या है? डाइकॉट। लेकिन सॉर्गम इज अ मोनोकॉट, दैट्स व्हाई हियर पैलिसेड पेरेन्काइमा विल बी एब्सेंट इन द लीव्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, yeah, reduction in vascular tissue, it is a question of 2009. Reduction in vascular tissue, mechanical tissue and cuticle is characteristics of। बच्चों क्यूटिकल एब्सेंट किस में होता है? हाइड्रोफाइट्स में होता है, ये आपने पढ़ रखा है। मैकेनिकल टिश्यू भी वहां पे कम होते हैं, नहीं तो प्लांट हैवी होके नीचे जो है डूब जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू भी पोरली डेवलप है क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट वाटर में है। इससे आंसर गया था हाइड्रोफाइट्स। नाउ नेक्स्ट, या एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डाइकॉट रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट रूट को डाइकॉट स्टेम में किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों? पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। मैंने कहा था ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सार्च एंड डार्च कंडीशन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम? कौन सा नहीं है? ऑप्शन था बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लेटरल नहीं है, राइट। लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। नाउ नेक्स्ट, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म इज ट्रैकिड्स। मैंने कहा था मोस्टली यहाँ वेसल्स तो एब्सेंट ही है, तो ऑब्वियसली चीफ कंडक्टिंग एलिमेंट क्या हो गया? ट्रैकिड्स। हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड, इस पे भी क्वेश्चन 2010 में है बच्चों। हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ये करेक्ट आंसर गया था। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड। हार्टवुड कैसे सैपवुड से डिफर करता है? मैंने कहा भी था कि हार्टवुड जो है वो इनएक्टिव होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, डार्क इन कलर्ड होता है और ये रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स, मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया के लिए होता है। इसे हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, नॉन फंक्शनल है तो नॉन कंडक्टिंग हो गया, ये आंसर करेक्ट गया था बच्चों। नेक्स्ट 2010 का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हाई प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू ऑब्वियसली सीव एलिमेंट्स। नाउ ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस वैस्कुलर बंडल को छोड़ दो बच्चों, सारा का सारा क्या है? ग्राउंड टिश्यू। मोनोकॉट स्टेम में आपने पढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट, द कॉर्ड कैम्बियम, कॉर्ड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडम। मैंने कहा था क्वेश्चन आया हुआ है। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल क्या है? लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सिव एलिमेंट, ये फिजियोलॉजी पे चला जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, सम वैस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब एज ओपन बिकॉज दे हैव कैम्बियम। तो आंसर गया था आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। भाई इसमें कैम्बियम है तभी तो ओपन टाइप है। तो दूसरा रीजन दे दिया गया था बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस अ सेकेंडरी जाइलम एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम। दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आप देखते हैं 2012 का है बच्चों। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक ऑब्वियसली जाइलम फाइबर। सेकेंडरी ग्रोथ में ज्यादा इसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ हो रही है लेकिन फाइबर्स जो होते हैं कम होते हैं, इसीलिए सॉफ्टवुड है। मैंने कहा था ना लेस मैकेनिकल टिश्यू, मेनोजाइलिक वुड, वो सॉफ्टवुड है, ठीक। वाटर कंडक्टिंग कैविटी वैस्कुलर बंडल में किस में होती है बच्चों? मेज में है क्योंकि मोनोकॉट है मेज। तो यहाँ ऑप्शन था साइकस, स्पाइनस, सनफ्लावर, मेज, ऑब्वियसली मेज मोनोकॉट है। क्लोज वैस्कुलर बंडल लैक कैम्बियम, सीधे आंसर था 2012 में। नेक्स्ट, कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव एलिमेंट्स, ये भी 2012 प्री का क्वेश्चन था। कॉमन बॉटल कॉर्क इज प्रोड्यूस बाय फैलोजन। कॉमन बॉटल कॉर्क यानी कॉर्क बनाता कौन है? ऑब्वियसली फैलोजन, आंसर था फैलोजन। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, किससे बना था बच्चों? मेडुलरी रेस से बना था, डाइकॉट में। नेक्स्ट है, ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स इन बीइंग इम्परफोरेटेड, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्रीज टू काउंट द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, राइट। तो आपने देख लिया सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पढ़े हुए हैं बच्चों। फर्स्ट मैं बोल रही हूँ
You are given a fairly old piece of dicot stem and dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? मैंने कहा था how can you differentiate dicot stem from dicot root in the presence of or in the position of protoxylem था. फिर से ये रिपीट हुआ है. नेक्स्ट आ जाओ. column of water within xylem vessels of tall tree does not break under weight because of tensile strength of water. This is the question of physiology actually. Now next, read the different from A to D in list given below and tell the correct order to components with reference to their arrangement from outer to. आपको आउटर साइड से इनर साइड में डाइकॉट स्टेम में आउटर साइड से इनर साइड तक टिश्यूज का प्रॉपर सीक्वेंस बताना था बच्चों. और ऑप्शन था सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम, फैलम. तो सबसे पहले जो है आप बाहर से अंदर की तरफ देखोगे, फैलम कहते हैं कॉर्कोस सबसे बाहर है. उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड देन सेंटर में वुड है, जाइलम है. राइट, ये सीक्वेंस करेक्ट है. 2015 में आया हुआ है. स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड. जो एपिडर्मल सेल्स स्पेशलाइज हो जाओ, गार्ड सेल्स को सराउंड करती कौन सी सेल्स है? सब्सिडियरी सेल्स. राइट, करेक्ट आंसर था. वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम. तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम बनाता है. सेकेंडरी जाइलम क्यों और सेकेंडरी फ्लोएम भी दिया हुआ है बच्चों. तो आपको बताना था सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है क्या? बेसिकली तो सेकेंडरी जाइलम बना रहे हैं ना, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम जो बना रहा है बच्चों, प्राइमरी फ्लोएम बहुत क्रश होते चले जा रहे हैं और ज्यादा अमाउंट सेकेंडरी जाइलम का है. करेक्ट आंसर विल बी सेकेंडरी जाइलम. राइट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? कॉलेनकाइमा, फैलम, फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा. तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? फैलम, यानी कॉर्क बाहर की तरफ है, जो सोबराइज है वो डेड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्टवुड. हार्टवुड के कंटेक्स्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड दैट. इट इज हाईली ड्यूरेबल. करेक्ट. इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली. नो, इट इज कंप्लीटली नॉन फंक्शनल, क्योंकि मटेरियल डिपॉजिट होकर पूरे ल्यूमन को ब्लॉक कर देते हैं. तो ये करेक्ट आंसर था. इट कंप्राइजेज डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स. करेक्ट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट. बिल्कुल सही है, लेकिन केवल और केवल ये कंडक्शन नहीं करता, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है. नाउ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय vascular cambium. This is a question of 2018 NEET. Now Casparian steps occurs in, obviously endodermis आपने पढ़ा हुआ है. This is also the question of 2018. Plants having little or no secondary growth are. तो प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ ना हो या बहुत कम हो, कॉनिफर्स, डेसिडुअस, एंजियोस्पर्म, ग्रासेस, साइकेड्स. प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो बच्चों ग्रासेस आ जाएगा. ग्रासेस में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर ऑफ नीट टाइप. और आपको जो एम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों, उसमें आपको डायग्राम दिया गया था किसका? लेंटिसिल्स का. ठीक है, उसमें करेक्ट आपको जो है लेवलिंग करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकॉट वेस्कुलर बंडल आर ऑफ क्लोज टाइप, व्हाट डज इट डिनोट? यानी वहां कैम्बियम एब्सेंट है. ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल डाइकॉट बट नॉट इन मोनोकॉट. में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वहां पर बच्चों कैम्बियम एब्सेंट है. राइट, तो ये सारे क्वेश्चंस नीट के हैं. आपने जो पढ़ा, आपको अब इतना तो बच्चों फेथ आ गया होगा कि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं ये अपने आप में कंप्लीट है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है. राइट, ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट बच्चों. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 1800212179. थैंक यू.